अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। इस वक्त दुनिया में हलचल नहीं, भूचाल आया हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान पर 29% से टैरिफ कम करके 19 कर दिया अमेरिका ने, और दूसरी तरफ 25% का इजाफी टैरिफ लगा, तो कुल मिलाकर 50% का टैरिफ लगा है भारत पर। भारत को हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है। कभी शोशा छोड़ देते हैं एक और जंग की तैयारी का, कभी कुछ, उस पर भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। तो हिम्मत या बेवकूफ़ी करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आखिरी कील ठुक जाएगी उनकी कब्र में। लेकिन इस वक्त टैरिफ जंग, जिसमें पाकिस्तान तकरीबन एक अच्छी और बेहतर पोजीशन पर है, माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त अच्छा मौका है कि पाकिस्तान अपने पावर या एनर्जी सेक्टर के टैरिफ को कंट्रोल करे, प्रोडक्शन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाए, और इस वक्त अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ इस्तेमाल करें और दुनिया में फैलाए। यही एक बेहतर मंसूबा होगा इस वक्त पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट नंबर्स को भी कंट्रोल करे, पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट नंबर्स की बेहतरी करे, इंपोर्ट को कंटेन करे, रोके, और कोशिश करे कि दुनिया को जो चाहिए हम दें। ज़राअत से लेकर कपड़े तक, लॉजिस्टिक्स में पाकिस्तान की क्या सर्विसेज होंगी, इस पर भी आज बात करेंगे। चूँकि हमने दुनिया को देनी है तो लॉजिस्टिक सर्विस के बगैर ये मामलात बेहतर नहीं होते। पाकिस्तान में इसका क्या हाल है? पहली फेरी सर्विस का आगाज़ होने जा रहा है। लाइसेंस 7 साल पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब जाकर पाकिस्तान ईरान का मामला बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। 12 डिफरेंट मुआहदे हैं जिसमें गवादर की शराकतदारी चाबहार के साथ होने जा रही है, सिल्क रोड है, और बड़े ज़बरदस्त मुआहदे पाकिस्तान के ईरान के साथ हो रहे हैं। सारा मसवदा तैयार हो गया, फेरी सर्विस को लाइसेंस मिल गया है, लॉजिस्टिक के मसाइल हल हो रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक पोजीशन होगी इस खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए। ये जो 50% टैरिफ लगा है, कहाँ खड़ा होगा इंडिया, और इस टैरिफ के नुकसानात इंडिया को किस किस शक्ल में उठाने होंगे, इस हद तक कहा गया अमेरिका के सीनियर पॉलिटिशियंस की तरफ से कि भारत यूक्रेन की जंग को हवा दे रहा है। इस हद तक कहा गया। अब मामलात कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं? आज ज़रा इकोनॉमी की पोजीशन में पाकिस्तान की थोड़ी सी जो बेहतरी है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई कैसे करना, इन चीज़ों पर बात करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, माहिर मैशत भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन मेहनती साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हैं। साथ ही साथ हमें नईम सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर माशी उमूर है। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। मिर्ज़ा साहब, पहले ज़रा बात कर लेते हैं ईरान पाकिस्तान के मुआहदों को लेकर, फिर ज़रा टैरिफ जंग की तरफ भी जाते हैं। सर, 12 मुआहदे, सिल्क रोड, गवादर का चाबहार के साथ मंसूबों में इश्तराक, फेरी सर्विस का लाइसेंस जारी होना, ये एक बड़े अच्छे खबरें भी हैं हमारे लिए, और एक मंजरनामा बड़ा अच्छा हो रहा है। काफ़ी लंबे अरसे से मेरा ख्याल है पाकिस्तान जिस इकनॉमिकली दबाव का शिकार था, अब उससे निकलने का वक्त है। जी, अल्लाह ताला ने, वो होते ना सितारे, अब सब अच्छाई की तरफ हैं। आज अभी मैं आधे घंटे पहले असम्बली से, कौमी असम्बली से आया हूँ, और आने से पहले जो मेरी तकरीर थी उसमें मैंने यही कहा, अब हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं? फ़ायदा इस तरह उठा सकते हैं कि एक तो हमें टैरिफ जो है वो इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, वियतनाम, कंबोडिया के मुकाबले में कम मिला है। 19% है, इंडिया का 25% है। फिर इंडिया में 25% उन्होंने रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हैं और ईरान से जो ऑयल खरीद रहे हैं पाबंदियों के बावजूद, और न सिर्फ वो खरीद रहे हैं अपने लिए, बल्कि उनकी एक रिफाइनरी इस पूरे ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम मसनूआत दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है। उनका ये कहना है कि आपकी इतनी बड़ी तादाद में रशिया से ऑयल खरीदना, आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं माली तौर पे, और वो यूक्रेन पे ज़्यादा से ज़्यादा हमले कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो उसका आप एक हिस्सेदार हैं, और इसलिए हम आपको पेनल्टी लगाना चाहते हैं सज़ा के तौर के ऊपर। ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर, रेसिप्रोकल टैरिफ में आपने अपना टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ आपका है। आप बाहर के अशियाओं को अपने मुल्क में आने नहीं देते। एक तरफ तो आप बात करते हैं बड़ी मार्केट की, लेकिन उस बड़ी मार्केट को ग्लोबली या दुनिया के ममालिक को आप मार्केट एक्सेस नहीं दे रहे। ये दूसरी चीज थी। और तीसरी चीज उनकी ये थी
कि आपने नॉन टैरिफ बैरियर इतने सारे लगाए हुए हैं कि अगर आप टैरिफ कम भी कर दें तो भी हमारी चीजें नहीं आ सकती। उसमें क्वालिटी कंट्रोल, ये सर्टिफिकेट, उसका फ्यूमिगेशन, उसके ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिनको नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं, कि जिसमें 6 से 8 महीने लग जाते हैं और फिर आदमी डिस्करेज हो जाता है कि भाई नालत भेजो इसके ऊपर। तो ये 3 चीजें थी जिसमें इंडिया दुनिया से खेल रहा था। हमारे साथ इससे अच्छा मौका नहीं। हमने उनसे ये कहा कि आप अपना टैरिफ को कम कर दें 8 या 9 सेंट। ये आज मैं बात कर कर आया हूँ और वहां पे ये बतलाया भी गया है कि सर, हमने जो आईपीपीस थे उनसे जो नेगोशिएशन की थी, जो पैसे बचाए हैं, हम भी यही चाहते हैं कि सनती टैरिफ जो है वो कम हो। मैंने कहा नहीं, कम हो नहीं, 8 से 9 पे अगर आप ले आते हैं, जो 25-26 रुपये में बनता है, तो ये आप वॉकओवर है इंडिया को, आप पीछे छोड़ जाएंगे। और ये सदियों में ऐसे मौके आते हैं, इसको आप बिजली की कीमत से न किल करें। तो उसके ऊपर मिनिस्टर साहब ने वादा किया और इंशाल्लाह हम परस्यू करेंगे। लेकिन ये तो एक बात होगी। दूसरे, ईरान के साथ हमने $10 बिलियन की टारगेट रखा है, जो मेरे ख्याल से एम्बिशियस है। हम 5 बिलियन भी अचीव कर लें ट्रेड का, बट अगर ये लॉन्गर टर्म है 10 साल में, तो इट इज अचीवेबल है। ईरान के साथ हमने दो चीजें हमें बहुत बुरी तरह से मार रही थी। एक, हमारा बार्टर एग्रीमेंट ना होना, यानी लेन देन के तरीके से अशिया की खरीद फरोख्त, इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, कि आपसे ये ले लिया और उसके बदले में ये आपको दे दिया। बार्टर में पाबंदी नहीं है अमेरिका की या यूनाइटेड नेशन की, लिहाजा इंडिया ने इससे बड़ा फायदा उठाया। हमारी राइस की मार्केट उसने बहुत बड़ी छीनी हमसे। दूसरी चीज, ऑयल के बिजनेस में वो दाखिल हुआ बार्टर के जरिए से, और उसके बदले में उसने बाकी चीजें ठीक। उनको दी। तो ये एक बहुत ट्रिक थी जिसमें हम नहीं उनके साथ आ सके। हमने बार्टर सिस्टम को नहीं अपनाया, हमने बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से हम उस चोर दरवाजे से अंदर न जा सके, जिससे इंडिया जाके और सालों उसने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई है। लेकिन बैंकिंग चैनल भी पाकिस्तान का और ईरान का डेवलप नहीं हो सका। हालांकि एफएटीएफ जो उसकी प्री रिक्विजिट है, उसकी शर्त है कि जो भी ट्रेड करें अगर आप, तो बैंकिंग चैनल से करें। तो हमारे 3 बैंकों ने, स्टेट बैंक ने इजाजत दे दी है, उसमें नेशनल बैंक भी है, एमसीबी भी है, और एक और बैंक ठीक हो भी है। गया, यानी और हमारा बैंकिंग चैनल भी ईरान के भी ओपन हो रहा है। 3 बैंकों को इजाजत मिल गई है। ठीक हो गया सर, ये जो लेकिन अब पाक वो ईरान। टेंशंस की वजह से घबरा रहे हैं अपनी ब्रांचेस खोलते हुए। उसे हमें अमेरिका को इन हालात में कॉन्फिडेंस में लेके, उनसे ग्रीन लाइट ठीक। लेके, हमें ये बैंकिंग चैनल भी हमें खोलना चाहिए, ताकि फिर ईरान के साथ बिजनेस में कोई रुकावट ना हो। ठीक हो गया। इस वक्त एहसन मेहंदी साहब, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन एक पाकिस्तान को, जैसा अभी मिर्ज़ा साहब ने कहा कि सदियों में ऐसी पोजीशन मिलती है कि आपको ये मौका मिले कि आप एक बहुत बड़ा मुल्क है जो अपनी ही गलत और फजूल घटिया दहशत गर्दाना पॉलिसीज़ की वजह से अब अताब का शिकार है भारत। हमें ये अच्छा मौका मिला है कि 19% का टैरिफ हमारा बाकी मुल्कों के मुकाबले में भी कम है। लेकिन क्या जो कारोबारी लागत है वो इस बुलंद सतह पर है, इस फ़ायदे को कहीं गैर मौसर तो नहीं कर देगी? देखें, आई थिंक कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो काफ़ी मुस्बत है एक लिहाज से, कि अगर आप एक्सपोर्ट नंबर्स देखें तो तकरीबन 17% एक्सपोर्ट जो है वो हमारी माह जुलाई के अंदर जो है वो बढ़ी हैं। इंडिकेशन यही है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो नेगेटिविटी है, ये आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी नेगेटिविटी है। उसकी वजह ये है कि हम देखें तो हमने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लिया है कि ये इतनी नेगेटिव नहीं है सिचुएशन जितनी हम इसको जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक कि वी आर प्रीटी मच गोइंग वेल। जहाँ तक आप इकोनॉमिक डेटा देखें तो वो इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 4% पर आई है। अभी फ्यूल प्राइसेस को हमने एडजस्ट किया है। नेपरा आगे पावर टैरिफ को और मजीद कम कर रही है। अगर आप देखें तो ओवरऑल जो जो पर्सपेक्टिव है, लोकल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट काफी कन्वीनियंट हुआ है। ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि ये इतना बुरा हाल जो है वो हमारी लोकल इंडस्ट्री का इस वक्त है। और हम ये समझते हैं कि वक्त के साथ जो हमारी एक्सपोर्ट है उसको अगर हम
आईटी एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाएं या ऐसी दीगर एरियाज को कवर करें जहां पर हमारा पोटेंशियली हम अपने आप को जो है हमारे नंबर्स को इम्प्रूव कर सकें, तो हम काफी बेहतर पोजीशन में हैं इस। अच्छा, एक हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त सेक्टर हुआ करता था सर्जिकल आइटम्स का, सियालकोट का, मैं ज़रा उस पर भी बात करूंगा। नईम साहब, इस पर पहले ज़रा आपका इनपुट चाहिए। एक तो पहले हम बात कर लेते हैं, चले टैरिफ जंग की बात हो रही है तो पहले इसकी कर लेते हैं। हमने बड़ा फ़ायदा मिला है, 19% टैरिफ, बाकी ममालिक को देखें उनसे भी 15%, किसी से 20% कम। अब भारत को देखें आप, 50% का टैरिफ लगा है। क्या मौका है हमारे पास? बहुत शुक्रिया अरसलान। देखिए, ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए इस वक्त कि हमारा टैरिफ जो है वो सबसे तकरीबन कम है। लेकिन जैसे बांग्लादेश में 20% है, वियतनाम पे 20% है, कम्बोडिया पे 38% है, चाइना पे 40% के करीब है। अभी वो रीनिगोशिएट कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है इस मामले में सबसे कम हमें टैरिफ का सामना है। इस वक्त पाकिस्तान को इससे फ़ायदा इसलिए उठाना चाहिए कि भारत को जो पहले 25% टैरिफ था, अब उन्होंने दोबारा उसके ऊपर 25% ऐड करके 50% कर दिया। असल में अमेरिका का इस वक्त अगर आप ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट्स में देखें तो क्या वजह है कि उसने भारत पे इतनी टैरिफ को बढ़ाया है, क्यों इतनी सख्ती की है। देखिए, भारत ने पिछले 6 माह में $22 बिलियन का ऑयल जो है वो रशिया से ख़रीदा है, और जो कि 35% ऑफ टोटल उनकी कंजम्पशन ऑयल की जो है कंजम्पशन है। यानी कि देखा जाए तो ये तकरीबन 1.75 मिलियन बैरल पर डे चाइना की इंडिया की इंपोर्ट है टोटल ऑयल की। तो उसमें से 35% जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता है। और रशियन ऑयल जो है कंपैरेटिवली बाकी सब ममालिक से बहुत सस्ता मिलता है, और शायद उसमें बहुत सारा बार्टर के सिस्टम के तौर पे भी ये मंगाते हैं। तो इसलिए अमेरिका को हर उस मुल्क से अब मसला है जिसकी ट्रेड जो है वो रशिया के साथ है। जैसे कि आप देखें, ब्राज़ील है, उस पर बहुत प्रेशर है, साउथ अफ्रीका पे बहुत प्रेशर है, उनके टैरिफ बहुत उन्होंने बढ़ाए हैं। तो पाकिस्तान को ये अगर आप देखें तो इसको ग्लोबल सिचुएशन की नज़र से अगर आप उसको देखते हैं तो इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर। इट इज़ बेसिकली ए प्लेसमेंट ऑफ न्यू चेस बोर्ड इन द वर्ल्ड, कि जहाँ अमेरिका कहता है कि ये जो ब्रिक्स में इतने बड़े बड़े ममालिक हैं, जैसे बी फॉर ब्राज़ील है, आर फॉर रशिया है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है, एस फॉर साउथ अफ्रीका है, तो ये तमाम मुल्क जो है ना ये G7 का पार्ट तो नहीं बनते, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट इन्होंने ब्लॉक बनाया हुआ है जो बेसिकली अमेरिका समझता है कि शायद इनके मफादात से, हमारा मौशी मफादात से हमारा टकराव है। तो वहाँ पे उन्होंने अब इनको प्रेशराइज करना शुरू किया है। अब ये एक ट्रंप की अपनी एक हिकमत अमली है, एक उनका अपना स्टाइल है, जिससे वो चाहते हैं कि हाँ, अगर आप हमारा साथी रहना चाहते हो तो आप हमारे साथ ट्रेड करो, हमारी प्रोडक्ट। देखिए, अमेरिका तो हमारे लिए तो इस टाइम मौका है ना, हमारी पॉलिसी देखिए बेहतर तरीके से, ओपन तरीके से हमारे लिए इसलिए मौका ये है कि देखो, गो कि हमारी अमेरिका के साथ $5 बिलियन की एक्सपोर्ट है और तकरीबन $2 बिलियन, और हम एक ट्रेड सरप्लस में हैं। हमें अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि जो टैरिफ का इंडिया को नुकसान होगा वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे उनका टैरिफ बढ़ा है, और हमारे वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं मिलती जुलती जो हम अमेरिका को की मंडियों में दोबारा हम तलाश कर सकते हैं। ईरान के हवाले से भी जरा बताएं ना, बड़ा अच्छा हो गया देखिए ये ईरान पाकिस्तान बिजनेस। अच्छा, अब ईरान पाकिस्तान बिजनेस फोरम आया था, ईरान के प्रेसिडेंट आए थे, मैं वहाँ मौजूद था, हमने उनकी स्पीच भी सुनी, उनके जो उनके MOU साइन हुए हैं वो भी देखे। देखिए, अभी हम $3 बिलियन का हमारा टोटल ट्रेड है ईरान के साथ, जिसमें हमारी सिर्फ $600 मिलियन की एक्सपोर्ट है और उनकी $2 बिलियन की हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो ऑयल है, पेट्रोलियम। तो हमने इसी को तो चेंज करना है, इसी को हमने चेंज करना है। अब ये मायदा हुआ है कि हम जो है वो $10 बिलियन लेके जाएँ, चलें $5 बिलियन तक भी हमारा ट्रेड हो जाए। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप खित्ते में ट्रेड करते हैं तो आपकी कॉस्ट बड़ी कम हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट बड़ी कम हो जाती है, फिर आपको चीज़ें मंगाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये हमारी थोड़ी सी ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक, जी वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे मिर्जा साहब। एक तो ऊंची पैदावारी लागत पर आपने कहा कि हमने बात की, क्या कोई हासिल हसूल होगा इस बातचीत का, और क्या हम जल्दी देख लेंगे इस पर कोई फैसला, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है मुझे लगता है बहुत लंबा नहीं होगा, थोड़ा होगा, 6, 7, 8 महीने, साल होगा, इसको मैनेज कर लिया जाएगा किसी तरह, चूँकि बड़े ममालिक के मैनेज करते। हम इसी टाइम फ्रेम में अपने पाँव पे खड़ा होना है। दूसरा सर, जो मैं आपसे जानना चाह रहा था,
हम अपनी उन प्रोडक्ट्स जिनके भारत पर टैरिफ आयद हुआ है, हम उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स उसको बेहतर मार्केट कैसे कर सकते हैं, जबकि अमेरिका के साथ तिजारती सरप्लस 4 साल में 14 अरब 44 करोड़ डॉलर तक तो पहुंचा है, हमें और कैसे बेहतर बनाना है? देखिए, अमेरिका के साथ हमारा जो मसला था या जो उनको शिकायत थी, वो 3.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। यानी हमारी इंपोर्ट जो थी वो 2 बिलियन की थी और हमारी एक्सपोर्ट जो थी 5.2 या 5.3 बिलियन की थी। तो 3.2 बिलियन का हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे। तो यहाँ हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स में ये आए थे जाने से पहले, कॉमर्स सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर भी आए थे। तो हमने यही कहा था कि देखें, हम कॉटन खरीदते हैं इजिप्ट से और सेंट्रल एशियन ममालिक से। आप अमेरिका से कॉटन क्यों नहीं ले लेते? आप अमेरिका से सोयाबीन लेते हैं, आप इंडोनेशिया मलेशिया से क्यों नहीं ले लेते जीरो टैरिफ पे? और मशीनरी, 3 चीजें हैं तो जो अमेरिका में सप्लाई कर सकता है, और उसमें हम 2 बिलियन डॉलर हमने कमिटमेंट उनको किया है नए डील में कि सर हम आपसे ज्यादा अशिया लेंगे। ये 3, ऑयल, सोयाबीन एंड मशीनरी एंड मशीनरी, 4 चीजें। तो अब जो आने वाले वक्त में, अभी सेक्रेटरी साहब आए आज, वो उनका पहला दिन था, तो हम स्टैंडिंग कमेटी में भी बुला रहे हैं, ब्रीफिंग लेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट इसके बारे में अमेरिका पॉजिटिव है, वो हमने ऑलरेडी बड़ा कम कर दिया, अब 1 बिलियन रह गया है, 1.1। तो वो कोई ऐसी बात नहीं, इतना तो होता है, लेकिन 3 बिलियन 3.2 बिलियन जो था वो हमने अब कम कर दिया। ये एक बात हो गई है। दूसरी चीज ये है कि हमें अपने यहाँ सिर्फ बिजली के टैरिफ नहीं, हमें टैक्सों की भरमार जो है, और वो टैक्सेस जो हमारा एक्सपोर्टर के ऊपर है, दुनिया में एक्सपोर्टर के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं होते, जीरो रेटेड कहलाता है। हमारे एक्सपोर्टर पे भी टैक्सेस हैं, हम जीरो रेटेड नहीं है। तो दुनिया का फार्मूला अपनाएं, हमें भी जीरो रेटेड करें, हमें आप टैरिफ 8-9 सेंट दे दें। और तीसरी चीज जो थी, जो ये कर सकते हैं हुकूमत, वो हमारे यहाँ के नॉन टैरिफ बैरियर्स खत्म करें। ये शिकायत अमेरिका को बहुत सख्त है कि पाकिस्तान ने अब ये तो वायदा करा है कि वो 2 बिलियन के इजाफी अशिया हमसे खरीदेगा, लेकिन आपके जो कुछ रिक्वायरमेंट हैं, कॉटन पे फ्यूमिगेशन रिक्वायरमेंट हैं, वो ऐसी सख्त है कि उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं। लिहाजा आपने उसको भी आसान बनाना है ताकि हम 2 बिलियन का साल में ले सकें। 2 बिलियन का 2 या 3 साल में नहीं, 1 साल में, सालाना। और हमारे गैस पाइपलाइन ठीक, में वैलेंटी ड्यू हो गई है। बेहतर बात और है सर, हमारी ये आपने नीड एक भी इशारा भी गैस दे की। दिया। ये जो ऊंची पैदावारी लागत है एहसन मेहनती साहब, और अभी जो एक टैक्सेस की भरमार का जिक्र कर रहे हैं, खाली गैस या बिजली की बात नहीं होगी, ये ऊंची पैदावारी लागत और टैक्सेस की भरमार, ये कितनी हायल है इस रुकावट में? इसको बेहतर करने का कोई फार्मूला है? अभी फिलवक्त तो जीरो रेटिंग जिसका खात्मा किया हमने सेल्स टैक्स एक्सपोर्ट पर। देखिए, आई थिंक ये टैक्सेस जो पार्ट एंड पार्सल होते हैं, इकोनॉमी के अंदर बढ़ाए भी जाते हैं, इक्विटेबल जो जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको प्रमोट करने के लिए। आई थिंक ये टैक्सेस जो हैं वो उसको हमें जो है मैनेज करना पड़ेगा किसी तरीके से। लेकिन यूजुअली इकोनॉमी के अंदर ऐसे मामलात आते हैं कि जहाँ पर टैक्सेस आपके बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि टैक्सेस जो हैं उनको मैनेज करना होता है, और जाहिर है इकोनॉमी जहाँ बढ़ती है वहाँ पे टैक्सेस बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये एक हिंड्रेंस होता है, और ये जाहिर है ये ऐसी ईस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर भी, या ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी, या यूरोपियन इकोनॉमीज में यूजुअली हायर टैक्सेस होते हैं। बट जाहिर है उनको मैनेज करने के लिए उन एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जहाँ पर वो टैक्सेस कम हो। यानी कि हमारी फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक मार्केट है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे फॉरेन या लोकल इन्वेस्टर किया है, वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स 15% है। लेकिन अगर आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन लगाएं तो वहां पर टैक्सेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। तो आई थिंक इसको मैनेज करना हमारे लिए जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें कि जहां पर टैक्सेस रिलेटिवली कम है। बट जाहिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, टैक्सेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आई थिंक उसको मैनेज करना जो है वो इन नीड ऑफ द टाइम है। बट एट द सेम टाइम हम ये देखें कि ऐसी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, यानी कि आईटी एक्सपोर्ट्स वहाँ पे मराते हैं, जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं उन पर भी फोकस किया जा सकता है, वहाँ पर भी मराते हैं।
और आई थिंक कि जो जो सर जो एग्रीकल्चर आइटम्स पर भी फोकस किया जा सकता है। जी बिल्कुल, वहां पर भी रिलेटिवली लोअर यानी कि स्मॉल इन्वेस्टर या स्मॉल फार्मर पर देखा जाए तो रिलेटिवली कम टैक्सेशन है, बट चूंकि हम आईएमएफ एनवायरनमेंट के अंदर हैं तो वहां पर हमें काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, हमारा लेंडर काफी हमारे लिए डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है, और आई थिंक कि अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से जो है वो हम ग्रोथ नंबर्स वो नहीं दिखा सकते जो पोटेंशियली हमें अचीव हो सकता है। हमें ये करना चाहिए कि आने वाले आईएमएफ प्रोग्राम्स के अंदर जो है आईएमएफ के साथ अच्छी डील करनी चाहिए और ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां पर जो है वो हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो या फिर दीगर जो 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 सेक्टर्स हैं जहां पर हम ग्रोथ चाहते हैं उसको किसी तरीके से नेगोशिएट करके वहां पर कम टैक्सेशन अगर हो तो उस सूरत के अंदर जो है ये ग्रोथ नंबर्स हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर जो है वो इंप्रूव हो सकते हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। नईम साहब, ये जो आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, एक तो पैदावारी लागत का बड़ा अच्छा जिक्र हो गया, तो चले उस पर बात ज़रूरी भी है। मिर्ज़ा साहब ने भी कहा टैक्सेस की भरमार, आप इसके बड़ी एडवोकेसी करते हैं चेंबर के लिए भी, गवर्नमेंट के साथ भी, टैक्सेस की भरमार, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है अभी इस सिचुएशन में जब एक तरफ हमारे पास बिजली गैस का टैरिफ बड़ा हाई है और टैक्सेस बड़े हाई हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो 2000 अरब ये जो टारगेट था एफबीआर का कलेक्शन का वो 14,000 अरब पे चला गया है, यानी कि 10 साल में 7 गुना तरक्की की है एफबीआर ने रेवेन्यू कलेक्शन में, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जंप है एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर और द ग्रोथ इन बिजनेस इन पाकिस्तान। तो अब देखना ये है कि अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों से ज़बरदस्ती मतलब टैक्स को आप सज़ा के तौर पे नाफिज ना करें, टैक्स को एक रेवेन्यू फ्रॉम द इनकम के तौर पे नाफिज करें, टैक्स सिर्फ उस शख्स से लें जो कि इनकम करता है, ना कि आप अक्रॉस द बोर्ड हर शख्स पे हर तरह के टैक्सेस लगा दें। अभी आपने कहा कि जी किराए पे भी हम 16% GST लगा रहे हैं, यानी कि जो आप कोई दुकान कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे लेंगे उसके ऊपर भी 16% GST लगेगा, तो ये वन साइडेड कैसे लग सकता है? तो बेसिकली अगर आप अपने मुल्क में टैक्सेशन के निज़ाम को इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो जो यहाँ का बिजनेस, हम देखें ना, बात तो हम कर रहे हैं लेकिन जरा टेक्सटाइल सेक्टर को देखें, LSM सेक्टर को देखें, वो लोग यहाँ मुल्क से अपनी इन्वेस्टमेंटें बाहर लेके जा रहे हैं, उनको बाहर के मुल्कों में 10-10 साल का जो है रिबेट मिल रहा है, उनको 10 साल की एग्जेम्पशन मिल रही है इनकम टैक्स से, लैंड वो उनको दे रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त सर हमें तो 2 दहाइयों से 25 करोड़ FDI नहीं मिल पाई। देखिए FDI कैसे मिलेगी? वो चाइनीज कंपनीज वियतनाम चली गई हैं, बांग्लादेश और वियतनाम चली गई। आप उनसे विदहोल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, आप उनसे मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लेते हैं, फिर आपकी करेंसी जो है उसको स्टेबल होना चाहिए ताकि बाहर का जो इन्वेस्टर है उसका पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस हो। तो ये जो टैक्स का मामला हैं, देयर शुड बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बुनियादी सी बात है। आप इसके निज़ाम को बेहतर करें, आप अपने यूटिलिटीज़ के बेहतर करें। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, ये टैरिफ का सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा है ना वो ये है कि देखिए पाकिस्तान और चाइना की जो लेबर कॉस्ट है वो $100 1/5 है, यानी कि हमारी $100 है तो उनकी $500 है, उन पर टैरिफ भी ज़्यादा है। तो ये एक मौका है कि फ़ायदा उठा लें। CPEC के आपने 9 जोन बना रहे हैं, ये फ़ायदा उठाएं उनसे कि उनके इंडस्ट्री को कहें कि वो पाकिस्तान में आए, एक ब्रेक सर, एक ब्रेक की तरफ जाना, बहुत अच्छा, ये पॉइंट बहुत अच्छा आपका। एक ब्रेक की तरफ जाने जी, वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे कोई नया ग्लोबल ऑर्डर है। हर 25 साल के सर्कल या स्पैन में हम देखते हैं कि कुछ चाइना के साथ चल रही है दुनिया, चल रही है, कुछ अमेरिका के साथ चल रही है, कुछ रशिया के साथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम, फिर अचानक एक ऐसे वक्त आता है सब चीज़ें टाइटनिंग होती हैं, अमेरिका को प्रॉब्लम, अमेरिका उनके साथ ना खुश होता है जो वहाँ चल रहे होते हैं, लेकिन बीच में सब ठीक। लेकिन अब ये क्या कोई नया ग्लोबल ऑर्डर है कोई इकनॉमी को लेकर, इकोनॉमी को कोई है ऐसी चीज़? इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे मिर्जा साहब, ये कोई नया इकोनॉमिक ग्लोबल ऑर्डर है? ये देखिए दुनिया में आपने सही कहा कि ट्रेड ऑर्डर जो हैं उनमें तगय्युर आता रहता है, बदलते रहते हैं, और बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं जो असरअंदाज होते हैं। अभी जो अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, इससे भी न्यू ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर एक दुनिया में सामने आ रहा है। और एक चीज जो अगर इसके अंदर घुस के मैं देख के और आपको बता सकूं, जो रेसिप्रोकल टैरिफ का है, आप हैरान रह जाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ का जो मेन हदफ है वो ब्रिक्स ममालिक हैं। ये जो ब्रिक्स ममालिक हैं जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है,
उसके बजाय एक अपना सिस्टम बना लिया जो चाइनीज करेंसी में और रशियन करेंसी में सेटलमेंट करेगा डॉलर के मुकाबले में। यही ब्रिक्स ममालिक ने अब अपने यहाँ सेंट्रल बैंक में जो डॉलर रखे जाते थे रिजर्व्स के तौर पर, जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं ना, हमारे रिजर्व 14 बिलियन हो गए, हमारे रिजर्व 19 बिलियन डॉलर हो गए। अब वो ये कहते हैं कि डॉलर में हमने रखेंगे रिजर्व, यूरो में, इवन जापानी येन में रख रहे हैं। तो इन बातों से अमेरिका पे डिपेंडेंसी और रियलाइंस कम से कम होता जा रहा है। और ये तमाम ममालिक जो ताकतवर इकोनॉमिक ममालिक हैं वो सेल्फ रिलायंस पे जा रहे हैं। उनके अपना पेमेंट्स का निज़ाम, उनका अपना जो ब्रिक्स ममालिक ने रिजर्व्स फॉरेन करेंसी जो अपने रखते थे वो डॉलर के अलावा दूसरी करेंसियों में अपना रिजर्व रखने का रुझान इन्होंने अमेरिका को हिला के डाल दिया, जिससे ग्लोबली अमेरिका का डॉलर वीक हो रहा है। पाकिस्तान में डॉलर स्ट्रांग हो रहा है इसलिए कि हमारे डिमांड सप्लाई पे चलता है, और फिर भी हमने बड़ा बेहतरीन मैनेज करा हुआ है 284 के ऊपर। लेकिन दुनिया में डॉलर नीचे है, नीचे जा रहा है, और उससे अमेरिका बड़ा खाइफ है कि डॉलर भी नीचे जा रहा है, रिजर्व भी यूरो में और जापानीज येन में रखे जा रहे हैं। और उसके साथ पेमेंट के सिस्टम को जो सिर्फ न्यूयॉर्क में आता था पूरी दुनिया की पेमेंट है और फिर वहां से दी जाती थी, वो अब जरूरत नहीं है न्यूयॉर्क की, अब बीजिंग कर रहा है चाइना में। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। आपने ये नए ऑर्डर की तरफ जो इशारा किया, बड़ी डिटेल आपने हमें बताया। नईम साहब इस पर कोई एडअप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अभी शुरू में ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि इस वक्त बेसिकली अमेरिका इस टैरिफ की वजह से $900 बिलियन जो है वो अपने रेवेन्यू में इजाफा करना चाहता है। लेकिन इसका जो काउंटर इफेक्ट है वो देखिए, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा जब वहाँ पे भी लोगों की बाइंग पावर्स कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स वहाँ महंगी। जब तक अमेरिका में इंडस्ट्री नहीं लगेगी उन प्रोडक्ट्स की जिसको वो इंपोर्ट करती हैं, और जब तक उन पर टैरिफ रहेगा तो वहाँ लोकल जो अमेरिकन हैं उनके लिए सारी प्रोडक्ट्स महंगी हो जाएंगी। जब महंगी हो जाएगी तो उनकी बाइंग पावर भी कम होगी। तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ है जिसको उनको देखना पड़ेगा। और उसके अलावा इस वक्त आप देखें ना कि दुनिया की अगर देखें जाए तो 5 बिलियन की जो तकरीबन 4.5 बिलियन की जो आबादी है वो इस वक्त ब्रिक्स में है। अब वो ब्रिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि ये एक नया चेस बोर्ड जो है वो बिछाया जा रहा है जिसमें मसल्स की बात है। अब आप देखें कि इंडिया के जो अजीत डोगल हैं वो शायद आजकल में मॉस्को जा रहे हैं, मोदी जो है वो खुद चाइना जा रहे हैं। अब ये एक मैसेज वो दे रहे हैं अमेरिका को कि यू आर नॉट द ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो हम अपने जो ब्रिक्स के साथी हैं वो भी मिलकर को बात करेंगे। जर्मनी और इटली ने अमेरिका से अपना गोल्ड मांग लिया है, वो कहते हैं हमारा 250 मेट्रिक टन गोल्ड वहाँ पड़ा है, ये हमें दे दें। इसकी वजह से अमेरिका की करेंसी पे जब इन्फ्लेशन आएगा तो प्रेशर पड़ेगा। तो ये एक अभी देखें, ये अभी एक ट्रंप की अपनी कुछ ज़ाती एक मूवमेंट है, और उसके पीछे अमेरिका की जो अपनी पॉलिटिक्स है उसमें भी देखें ना कि वहाँ पे भी कितनी इस वक्त चपकलस चल रही है। इसी तरह इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, ये एक ग्लोबल ऑर्डर जिसका जिक्र आप दोनों हज़रात वीक है, और मोदी इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका के साथ कोई किसी किस्म के आर्गूमेंट कर सके। तो बेसिकली आप देखें कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन द डिजास्टर फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को इसका बहुत वाइजली प्ले करना है और इस वक्त अपनी पॉलिसीज को चेंज करना है। ठीक हो गया, मैं जरा एहसन साहब से भी इसका व्यू लूं, चूंकि वक्त की बड़ी कमी हो गई। एहसन साहब, कोई नया इकोनॉमिक ग्लोबल ऑर्डर जिसको हम देख रहे हैं, इसके हवाले से जरा। काफी इसको पॉजिटिव लिया जा रहा है। ये जो आप ओवरऑल हमारी जो पाक यूएस की डील देखें तो आई थिंक कि ये जो हमारे जो पीयर कंट्रीज हैं जिनके साथ हम कॉम्पीट करते हैं वो 50% पे चले गए। हम 19% एक फेवरेबल रेट हमें रीजनल पॉइंट ऑफ से मिला है। आई थिंक ये हमारे लिए एक लाइनिंग है। गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स तो अभी 17% बढ़े हैं, आगे और बढ़ेंगे। और उसकी ये भी वजह है कि जो आगे प्रपोज भी है यूएस की, आई थिंक वो भी एक मेजर रीजन है कि आगे जो हमारे जो ग्रोथ मोमेंटम है वो इम्प्रूव हो रहा है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा है, जो प्रेफरेंशियल टर्म्स मिल रही हैं, ये चीज इंडिकेट करता है कि जो हमारी फॉरेन
पॉलिसी काफी ज्यादा आगे जो इसी वजह से इम्प्रूव हो रहा है, रेमिटेंसेस की हमने अब स्कीम लेकर आ गए हैं, तो रेमिटेंसेस भी एक्सपेक्टेडली जो है बेहतर होंगी। ये ओवरऑल इसका जो पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए, जो हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ने लगे हैं और आगे जो हमें पर्सपेक्टिव मिल रहा है इस यूएस डील का, आई थिंक ये हमारे नंबर्स के अंदर हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं और फिर जाहिर है हमारी रुपी स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है, जो कि पॉजिटिव साइन है। आई थिंक पिछले 10 दिनों से रुपी गेन हुआ है अगेंस्ट डॉलर, आई थिंक इसको भी काफी ज्यादा पॉजिटिव लेना चाहिए। इस वक्त हम जो देख रहे हैं, जिसका सारे रात जिक्र भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला पैदावारी लागत की कमी है, उसको लेकर आना पड़ेगा। फिर हमें टैक्सेस इनको को बेहतर तरीके से हैंडल करना होगा ताकि इंडस्ट्री आगे बढ़े। नईम साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इसी तरह हमें मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, उनका बहुत शुक्रिया। एहसन मेहनती साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।